कौन से पीरियड में हम? अपर पैलियोलिथिक में, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक में क्या पढ़ रहे थे? स्टार्ट करना है, ठीक है। लिथिक टूल से शुरू करना है एक्चुअली। समरी कौन है, कौन बताएगा? समरी समरी समरी, हाँ बताओ बताओ। क्यों? नहीं कोई बात नहीं, जो आपको लगता है कि जरूरी नहीं है कि उसमें से आप क्वेश्चन के आंसर में से बता दो। राइटिंग समरी इज नेसेसरी। और आज जो न्यूज़पेपर की एक एडिटोरियल की जो क्लास होगी उसकी भी समरी आपको लिख के लानी पड़ेगी, है ना, कि आपको उसमें से समझ में क्या आया, है ना। आपको अपना ट्रुथ लिखना है स्टोरी का, कि व्हाट ट्रुथ यू हैव अंडरस्टूड ऑफ द स्टोरी। क्या? अभी कुछ नहीं लाना आपको, आपको खुद से कुछ नहीं लाना है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में हम एडिटोरियल शुरू करेंगे और धीरे धीरे फिर हम न्यूज़ पे भी आएंगे, ठीक है ना। अभी कुछ पिछले जो कंटेम्प्रेरी, एक होती है करंट न्यूज़, एक होती है कंटेम्प्रेरी न्यूज़, कि उस पीरियड के दौरान जो न्यूज़ में चल रहा हो, वो पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, उसमें जो ज़्यादा न्यूज़ में रहे हों, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी डिसीजन आया है, लेकिन वो उसका अगर हम पीरियड देखें तो आज से नहीं है, वो करीबन 5-6 साल से चल रहा है और 5-6 साल से न्यूज़ में है, तो कंटेम्प्रेरी न्यूज़ हो गई वो करंट न्यूज़ ना होकर के वो कंटेम्प्रेरी न्यूज़ है। तो पहले कुछ इस तरह की न्यूज़ कवर करेंगे और उसके बाद जो डेली का जो करंट का जो एडिटोरियल है उसी में से उठाएंगे, ठीक है। जैसे आज का एडिटोरियल देखा तो आज वाले में से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था जो हमारे लिए किसी भी तरीके से काम का हो, तो इसीलिए उस दिन हम कंटेम्प्रेरी न्यूज़ वाला कोई आर्टिकल उठा के लाएंगे और हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है। हाँ समरी बोलो, कोई बात नहीं, आप बोल दो समरी। नहीं आपसे आगे, हाँ समरी समरी समरी। समरी के लिए क्यों बोलता हूँ, कुछ पता आपको रीजन? द बेसिक रीजन इज, जब आप लिखोगे ना किसी चीज को अपने वर्ड्स में, तो अपने आप माइंड उसको जो है समझने की कोशिश करता है। अदरवाइज सिर्फ रीडिंग से जो लिखा है वो समझ में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे रटने में चला जाएगा, ठीक है ना। तो रोट लर्निंग से निकल करके उसको अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करना है। वो डेवलप तब होगा जब आप उसको अपने वर्ड्स में अपने हिसाब से लिख पाएंगे, तो मैं भी समझ पाऊंगा कि आप उससे क्या समझ पाए, है ना। तो वो मेरा मेन पर्पस है आपकी समरी लिखवाने का, तो वो जरूरी है, वो लिखना है। धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपकी हर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उससे, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है हम ये सिर्फ उसके लिए एकेडमिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। चलो पढ़ो। The Middle Paleolithic culture in India is dated between 25,000 and 40,000 BCE. The Middle Paleolithic sites are found in Narmada, Godavari, Yamuna, and other river valleys. The Middle Paleolithic people occupied open-air cave and rock shelter sites. They were hunter-gatherers. The main features of Middle Paleolithic period include the following: the tools became smaller, the decrease in tendency in relational tools. ठीक है, बस इतना ही लिखा है, ठीक है। ये भी बुक में से पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ने के स्टाइल से पता लग जाता है, वो लिखा नहीं है, बुक में से ही पढ़ा है। हाँ, मार्क नहीं करना, वो लिखना है, अपने वर्डिंग में लिखना है, ठीक है।
तो उसको कॉपी में लाने की कोशिश करो। वहाँ तो लिखा ही हुआ है, वहाँ तो कभी भी पढ़ लोगे, फिर वहाँ समझ में नहीं आएगा तब क्या करोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास मटेरियल आपका खुद का होना चाहिए जो आप रिवाइज कर पाओ। आपको बुक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है ना। ठीक है। टाइमलाइन हमें बनानी थी एक, है ना, तो बना ले। टाइमलाइन बनाने के लिए क्या करना है आपको, एनसीईआरटी हम दूसरी भी देंगे, जो 11th क्लास की हमारी एक्चुअल जो एनसीईआरटी है, जो इस सिलेबस से अलग है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री हमें बेसिकली पढ़नी है, तो उसमें टाइमलाइंस दी हुई है। ठीक है ना। उसका जब आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे, सेकंड चैप्टर, हर चैप्टर से पहले उसमें टाइमलाइंस दे रखी है। हाँ, हर चैप्टर में दे रखी है। उस सिमिलर काइंड की हमें टाइमलाइंस डेवलप करनी है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, आप यहां पर पीरियड डिनोट करो, एक सेकेंड, अब इसको इरेज कैसे करूं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको। $2 million years ago, ठीक है ना, क्या हुआ था? We have started beginning of lower Paleolithic। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? lower Paleolithic culture, यहां से स्टार्ट हुआ है। और ये लोअर पैलियोलिथिक मैंने यहां तक किया हुआ है अप्रोक्सीमेटली। कहां तक किया है अप्रोक्सीमेटली? क्या एज थी? 60,000 ये वाले नोट पे मैं काम करता नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। 60,000 बिफोर प्रेजेंट, 60,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, ये हमारा पैलियोलिथिक पीरियड हो गया। ठीक है। और हमारा इसी के बाद अगर हम देखें, लोअर पैलियोलिथिक हो गया। इसके बाद मिडल देखें तो अप्रोक्सीमेटली बीच में से ही कहीं शुरू होता हुआ दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो उसको हम यहां से शुरू करेंगे। BC, ये अप्रोक्सीमेटली बिफोर प्रेजेंट भी कह सकते हैं। और ये कहां तक गया है? 40,000। ठीक है। उसके बाद जब हम अपर पैलियोलिथिक की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहीं से शुरू हो जाएगा, 40 to 10,000 तक जाएगा वो। ठीक है। अब इसके बाद हमें बीच बीच में जो हमारे जो इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमें इंसर्ट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, दिखाई नहीं देगा कलर, $1.8 मिलियन ईयर अगो हमें मिला है कहां मिला है? ठीक है, ये मिला कहां पर है? ठीक है,
क्लियर है? नर्मदा ह्यूमन था, जिसका हमें जो स्कल मिला है वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो होमो इरेक्टस था। ठीक है, यहां तक हमारे होमो इरेक्टस चलते रहेंगे जब तक कि हम उसको होमो सेपियंस इस टाइमलाइन पे नहीं लेके आएंगे। कोशिश करो जैसे हम होमो सेपियंस या होमो इरेक्टस की बात करेंगे वो आपके सिमिलर कलर्स में आए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो ब्लू कलर यूज करूंगा वो हमारा होमो सेपियंस के लिए यूज होना चाहिए, ताकि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओ कि यहाँ पर ह्यूमंस की बात हो रही है, कौन सा स्पीसीज हमारे यहाँ पर आ रहा है। अब टूल्स की बात करूंगा तो टूल्स के लिए अलग कलर यूज करना है, क्योंकि ये ग्रीन है तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड कलर यूज कर पाऊंगा, तो वो आपको यूज करना है। ठीक है, तो एक आइडिया दे रहा हूं मैं किस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, क्या व्हाइट कलर कर देते हैं। अब अगर इस दौरान हम टूल की बात करें तो ये पूरे ही पीरियड के दौरान हमारा जो टूल था, ये छोटा कैसे होगा, है क्या कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप उसमें कॉपी में कर लेना। इस पूरे को करके इसमें जो टूल्स हमारे यूज हुए कौन से हुए हैं, कौन से थे, हैंड एक्स, बेसिकली एक्लुएन, है ना। तो हम यहाँ पर हमारे जो मेन टूल्स थे ये यूज हो रहे थे। अब सिमिलर टाइप में जब हम इसमें आएंगे तो इसमें भी आपको अलग से बनाना पड़ेगा, और यहां पर फिर आपको वो टूल्स लिखने पड़ेंगे। तो सिमिलर टाइप में आपको लिखना है, मतलब आपके कलर्स जो आइडेंटिफाई कर पाओगे अलग अलग, और जब आप उस पिक्चर को देखोगे आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी। जो जो बुक्स में लिखा हुआ है वो आप क्लियरली एक पेज पे नोटिफाई कर पाओगे, उसको रिवाइज करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपको इस टाइमलाइन में उतारनी, डिपेंडिंग ऑन कि वो कहां पर फिट बैठ रहा है, वहां पर क्या टाइमलाइन दी गई है। ठीक है, जैसे इस पीरियड में आएंगे तो हमें और भी अलग तरह के टूल्स दिखा देंगे, वो टूल्स आपको यहाँ नोटिफाई करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनानी है, जो आपका डाउट था। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से चल सकते हो, उसमें आप यहां पर 2 मिलियन ए रखो, यहां पर आप 60,000, ठीक है, और फिर यहां पर अप्रोक्सीमेटली 40,000, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 10,000 पे आ जाओ। फिर आप अप्रोक्सीमेटली जब आप इसको करोगे तब आपको अलग अलग कलर्स को, हाइलाइटर्स को यूज करना है। जैसे मैं इसको हाईलाइट करूंगा अलग से, ये मेरा लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है। मुझे अगले को नोटिफाई करना होगा, मैं अप्रोक्सीमेटली यहां से शुरू करूंगा, ये मेरा अलग पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो ऐसे करना है, या फिर सिंपल भी लिख सकते हो आप, एक पेज के बाद फिर नेक्स्ट पेज में, वो वाला भी तरीका सही है। तो आपको जो सुटेबल लगे आप उस तरीके से करके लाएंगे। ठीक है, तो ये टाइमलाइन आपका ही होमवर्क रहेगा। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया कि इसको करना कैसे। ठीक है, तो वो आपको करना है, पूरा चैप्टर उसके लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, तो उसको बहुत इजीली आप कर पाओगे। चलो लेट अस सी, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो हम इसको देखेंगे। अभी जो आज क्वेश्चन कौन कौन नहीं लेके आया कॉपी, पहले वो था 2 नहीं लेके आया, 3 नहीं लेके आया, और ठीक है, बाकी जमा करना, आंसर से एक बार चेक कर लेंगे कि किस तरीके से लिख रहा हो। ठीक है, इस पीरियड की बात कर रहे थे। ठीक है ना, हमने लोअर से मिडल में जब गए थे क्या क्या चेंजेस आए आपकी बुक ने क्लियरली बताया हुआ है। लोअर से मिडल में गए तो क्या क्या चेंजेस आए आपकी बुक ने क्लियरली बताया। हैंड एक्स का यूज कम हो गया है, और हमारा जो टूल्स का साइज है वो कम हुआ है, और क्या है, रॉ मटेरियल हमारा वहां पर चेंज हुए हैं। ठीक है ना, और यहां पर जब हम आएंगे इसको पढ़ने के बाद उससे हमें डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इसके लिए अलग से आपकी बुक ने नहीं लिखा है। तो ये काम हमारा रहेगा कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं मिडल पैलियोलिथिक को अपर पैलियोलिथिक से। क्लियर है?
ठीक है, क्योंकि आपकी बुक ने वो क्लियरली मेंशन नहीं किया, तो हमें खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको शुरू करेंगे। ये हमने पढ़ लिया था, क्या चेंजेस आए। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले क्या चेंज आया है, यहाँ पर होमोसेपियंस आए हैं। कहाँ गए? मॉडर्न ह्यूमंस। ये तो अफ्रीका की बात चल रही है। अफ्रीका में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख ईयर्स, ये टाइमलाइन में दिखाना है, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख ईयर्स पे कि अफ्रीका में होमोसेपियंस आ चुके हैं। इंडिया में 40,000 BC के आसपास हैं। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 40,000 BC के आसपास वो आए हैं, लेकिन अफ्रीका में यहाँ पर आ चुके हैं। इस टाइम पे होमोसेपियंस डेवलप हो चुके हैं, ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, और इंडिया में वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया में 60,000 ईयर्स अगो आने शुरू हो गए थे। इंडिया में इनका जो फर्स्ट एविडेंस मिलता है दैट इज 40,000 ईयर्स BC। ठीक है ना, लिखा है इसमें? नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अब हम देखेंगे उसको जब पढ़ेंगे। कौन सा है? मेसोलिथिक, उसमें हम पढ़ पाएंगे इसको। ठीक है, क्लियरली। कॉग्निटिव कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, और यही न्यू ग्रुप्स थे जिनकी वजह से हम मानते हैं कि ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड आया था। तो मेन चेंजेस आप यहां से लिखेंगे कुछ। सेकंड, हमें ये पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए यहां से शुरू करेंगे। हाँ, लास्ट से। ये कर लिया था हमने। माइक्रोलिथ क्या होते हैं? ठीक है, ये सिलिका रिच रॉ मटेरियल्स कौन से थे? ये कौन से थे? ये नहीं हुआ है, वो मैंने वैसे बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन करा रहा था कि क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये पढ़ा नहीं था हमने। हाँ, चलो। And industry. The lithium industry of the upper Paleolithic period is based on lead and bone tool technology. Microliths. Microliths stone tools were introduced in the upper Paleolithic period, and these tools were made using different varieties of silica-rich raw material. Bone tools and mineral remains have been found in Varnur caves in Andhra Pradesh. ठीक है, बैठ जाओ। इस टाइम पे जब हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो सबसे मेजर जो चेंज आया है, जो आपका स्टोन टूल्स का साइज था वो थोड़ा डिक्रीज हुआ था। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होकर के बहुत छोटे स्टोन टूल्स हमें यहाँ मिलने लगे, जिनको हम मेनली माइक्रोलिथ्स के नाम से जाने। माइक्रो इज वेरी स्मॉल, लिथ इज स्टोन। तो बहुत छोटे छोटे स्टोन टूल्स हमें इस पीरियड में मेनली दिखाई देने लग गए। ठीक है, तो मेन जो हम चेंज कहेंगे वो यहाँ पर हमें इसका दिखाई देगा। तो हमारे यहाँ पर लिथिक इंडस्ट्री ऑफ अपर पैलियोलिथिक टूल्स इज बेस्ड ऑन ब्लेड एंड बोन टूल। ये मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे जो चेंजेस आएंगे, एक तो ब्लेड्स का डेवलपमेंट शुरू होगा, ठीक है, और दूसरा बोन टूल्स। जो क्लीवर्स थे अब ब्लेड्स में चेंज हो गए, जो क्लीवर्स थे अब वो ब्लेड्स में चेंज हो गए हैं। और दूसरा, बोन्स को भी एज ए टूल हमने यूज करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ये आपका ब्लेड है, इस तरीके से ब्लेड के रूप में उसको पत्थर को घिस घिस करके यूज करना शुरू किया है। ये आपके बोन टूल्स हैं, बोन से बनाए हुए हैं। बोन से स्विंग के लिए, हमारा सिलने के लिए किसी भी चीज को, ठीक है ना, उसको नुकीला करके, तो बोन से भी बनाने लग गए। और स्टोन को भी हमने बहुत ज्यादा शार्प कर लिया। ब्लेड टूल्स हमारे आ गए हैं जो अभी तक अवेलेबल नहीं थे। तो चेंज इन टूल्स जब आप लिखोगे मिडल से अपर में, ये चीज आपको मेंशन करनी है। क्लियर है? माइक्रोलिथ्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन अपर पैलियोलिथिक पीरियड। माइक्रोलिथ बहुत छोटे से स्टोन टूल्स थे, ठीक है ना, बहुत इतने से भी थे। हम ये देखें स्विंग के लिए, जो बेसिकली परफोरेटर जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, वो स्किन्स को छिलने के लिए या फिर उसमें सिलाई करने के लिए जो हम करते थे, तो इस टाइप से वो गड्ढा करने के लिए, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे टूल्स यहाँ पर आ गए, नीडल टाइप में आ गई। तो वो टूल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। And these tools were made using different varieties of silica rich raw materials। ये बने किससे रहे थे? रॉ मटेरियल कौन से हैं जिसमें सिलिका बहुत ज्यादा मात्रा में है। सिलिका रिच कौन कौन से थे? हमने इससे पहले भी पढ़े थे। जैस्पर पढ़ा था, वो भी सिलिका रिच है। देन उसके बाद कैल्सेडोनी पढ़ा था,
वो भी सिलिका रिच है। तो मेनली वही रॉ मटेरियल था जो हमने पहले पढ़ा था, जो आप इसमें डिफरेंसेस में लास्ट पॉइंट पढ़ा था, उसमें जेस्पर और कैल्सिडोनी है। क्वार्ट्ज जो है बेसिकली वो हमारा सिलिका रिच मटेरियल है। तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली वही मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है। जो मटेरियल है लगभग वही है, लेकिन उसको और ज्यादा रिफाइन कर दिया है, बहुत शार्प कर दिया है और साइज घटा दिया है। सिलिकॉन जिसमें ज्यादा है, सिलिका रिचेस जिसमें सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। बोन टूल्स एंड फॉनल रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन कुरनूल केव्स इन आंध्र प्रदेश के कुरनूल केव से हमें बोन टूल्स भी मिले हैं और फॉनल रिमेन्स भी मिले हैं। फॉनल रिमेन्स मतलब एनिमल रिमेन्स भी मिले हैं, ठीक है। तो कुरनूल केव से जब हमने स्टडी किया तो यहां से पता लगा कि बोन टूल्स बनाए जा रहे थे उस टाइम पे, हम बोन टूल्स का भी यूज कर रहे थे। और कुरनूल केव्स कहां पर हैं? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो हमें एक एरिया का भी इसमें आइडेंटिफाई करना है कि किस किस एरिया में ये बढ़ते जा रहे हैं। अभी जब हम मेसोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि इस दौरान तक हमारा क्लाइमेट चेंज होता आ रहा है। अभी जैसे हमने लोअर पैलियोलिथिक पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि कुछ एरियाज में वो जा ही नहीं पा रहे थे, वेस्टर्न घाट्स में नहीं जा रहे थे, कोस्टल रीजन्स में नहीं जा रहे थे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं जा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? अनकंजेनियल कंडीशंस, अनफ्रेंडली कंडीशंस और लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब धीरे धीरे जब क्लाइमेट चेंज आएगा उस टाइम तक हमारी आइस एज चल रही है। कौन सी एज चल रही है? आइस एज चल रही है। हर जगह पे, मैक्सिमम जगह पे आइस पाई जा रही है। बहुत ही कोल्ड पीरियड है। तो इस दौरान ऐसे एरियाज में पहले ही कोल्ड है, ऊपर से और हिली एरिया में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था और उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो वहां जा पाए। जब हम मेसोलिथिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उस टाइम पे हमारा क्लाइमेट में मेजर चेंज आया है और क्लाइमेट मेजर चेंज हुआ तो आइस एज से नॉर्मल क्लाइमेट्स आए हैं और नॉर्मल क्लाइमेट आएगा। अब लोग हमें फैलते हुए दिखाई देंगे, वो हर जगह पाए जाने लगेंगे। कब? मेसोलिथिक में। और अप्रोक्सीमेटली मेसोलिथिक से थोड़ा ही पहले का टाइम है। तो यहाँ पे और ज्यादा विस्तार दिखाई देगा, और ज्यादा फैले हुए लोग दिखाई देंगे, अलग अलग जगह पे हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर क्लियर है? तो इसको अगर हम मैप में देखें, हमारे अपर पैलियोलिथिक के ये स्क्वायर बना हुआ बेसिकली, इसमें आइडेंटिफाई करोगे आपको यहाँ पर बहुत सारी साइट मिलेगी, यहाँ बहुत सारी साइट मिलेगी, यहाँ बहुत सारी साइट मिलेंगी, यहाँ भी मिलेंगी, यहाँ भी मिलेंगी। इधर मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर नहीं हो। अप्रोक्सीमेटली हर जगह पे आपको अपर पैलियोलिथिक साइट्स मिलने वाली है, ठीक है। क्रोनोलॉजी। The Upper Paleolithic culture is represented in India at several sites. The time bracket of 40,000 years to 10,000 years will be suggested for this period. ठीक है। इस टाइम के लिए अगर हम देखें जो हमें बोन टूल्स मिले हैं या कोई भी टूल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इस टाइम पे अगर उसको पीछे जाएं तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 से 10,000 के बीच में हम इसको मान सकते हैं कि इस टाइम पे हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड रहा होगा, ठीक है। तो कौन सा पीरियड रहेगा? 40,000 टू 10,000 बिफोर प्रेजेंट। आज से 40,000 या 10,000 के बीच का जो पीरियड रहेगा उसको हम अपर पैलियोलिथिक के लिए डिनोट करेंगे। ये टूल्स हैं बेसिकली जो उस टाइम पे हैं, ठीक है। ये आपको फिशिंग करने के लिए इस टाइप के हार्पून्स भी उस टाइम के मिलेंगे, ठीक है। ये आपके स्पेयर भाला जिसे हम फेंक के मारते थे, तो उस टाइप का एक भाला टाइप भी मिलेगा आपको। जेवलिन थ्रो के लिए भी मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टूल्स इस टाइम पे हमारे डेवलप होने शुरू हो गए जो पहले नहीं दिखाई देते थे। पहले सिर्फ स्टोन टूल्स हमें मिलते थे, ठीक है ना। स्टोन टूल से आप चाहे फेंक के मार लो, चाहे पकड़ के ठोक दो, मतलब मर्जी है उनकी। अब लेकिन यहाँ पर आपको फेंक के भाला टाइप में टूल्स दिखाई देंगे। क्लियर है? अब आगे चलें। डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ। The people of this period used caves as well as the open air space for living. Meerbavi in Karnataka, Kurnool caves in Andhra Pradesh, Godavarikani in Telangana, Bhagwan and Bhagwati, Ocean Valley in Madhya Pradesh, and Katne in Maharashtra are some of the upper Paleolithic sites of India. Sri Lanka has evidence of microliths and hominin fossils.
incised ostrich eggshells and shells and stone. Beads have been found at Jalpuram in Andhra Pradesh, Patna in Maharashtra, and फाइयान, Payan cave in Sri Lanka. ठीक है, बैठ जाओ। इसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ था ऑलरेडी हम मैप में देख चुके हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट हर जगह पे पाए जाएंगे। तो बेसिकली जब हम पढ़ रहे हैं हमें हर एक की कुछ मेन साइट्स पता होनी चाहिए। हमें लोअर पैलियोलिथिक की क्या मेन साइट्स थी एक आधी पता होनी चाहिए, मिडल पैलियोलिथिक की मेन साइट्स कौन सी थी पता होनी चाहिए, अपर पैलियोलिथिक की कौन सी थी पता होनी चाहिए, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक में आपको मेनली जो आपको दिखाई देंगे, एक तो बागोर दिखाई देगी सोन वैली की, कुरनूल केव्स यहाँ पर एक नया नाम सुनाई देगा, ठीक है ना। तो ये कुछ जो नए नाम आते जाएंगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस पीरियड में आने लग गए थे, किस पीरियड में लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे। जैसे गंगेज वैली हमने पढ़ा था लोअर पैलियोलिथिक में, तब तक लोग वहां नहीं पहुंचे थे, लेकिन यहाँ सोन वैली, सोन क्या है, सोन रिवर हमारी ट्रिब्यूटरी है ऑफ दी गंगा रिवर, तो यहाँ पर गंगा रिवर की वैली तक भी लोग पहुंचे हुए हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे बेसिकली। फर्स्ट इज पीपल ऑफ दिस पीरियड यूज केव्स एज वेल एज ओपन एयर स्पेस, जैसे पहले करते आ रहे थे, कोई चेंज नहीं हुआ, पक्के घर अभी तक बने नहीं है, अभी भी केव्स हैं और ओपन एयर स्पेसेस हैं फॉर लिविंग। मेराल बावी इन कर्नाटका, कर्नाटका में भी है, कुरनूल केव्स इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी है। देन उसके बाद गोदावरी कहानी इन तेलंगाना में भी है, बागोर 1 एंड बागोर 3 ऑफ सोन वैली यहाँ पर भी पाए जाएंगे। देन उसके बाद पटना इन महाराष्ट्र आर सम ऑफ द अपर पैलियोलिथिक साइट्स। इसको अगर हम देखें, यहां पर सोन वैली दिखाई देगी आपको, ये है रिवर सोन, यहां पर आपको बागोर दिखाई देगा, ठीक है ना। यहां पहले नहीं पहुंचे थे हम, लोअर पैलियोलिथिक की हमारी ज्यादातर आपकी गोदावरी में थी, कृष्णा में थी और नर्मदा में थी। हमारी मिडल पैलियोलिथिक की बात करें तो मिडल पैलियोलिथिक कहाँ था, हमारा इन 3 रिवर्स के आसपास था, और लोअर पैलियोलिथिक भी अप्रोक्सीमेटली सेम था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं था, बहुत ज्यादा बाहर निकल के लोग गए नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग बाहर भी निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देने लगेंगे। देन आपका कुरनूल केव्स आ जाएंगे लगभग यहाँ पर कहीं, हुंगसी के पास ही है, ठीक है, इसमें कहीं मेंशन नहीं है लेकिन यहीं कहीं है, ठीक है। चलो, श्रीलंका एज एविडेंस ऑफ माइक्रोलिथ एंड होमिनिन फॉसिल्स, श्रीलंका में भी ये फॉसिल्स मिले हैं होमिनिन के, ठीक है ना। होमिनिन क्या है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस भी होमिनिन्स का ही एक पार्ट है। होमिनिन्स जितने भी होमो से शुरू होने वाले जितना जेनस है उसमें जितने भी ह्यूमन स्पीसीज हैं वो सब उसी के अंदर आएंगे। तो श्रीलंका में भी उसके फॉसिल्स मिले हैं और श्रीलंका में माइक्रोलिथ के फॉसिल्स भी मिले हैं, ठीक है ना। श्रीलंका में माइक्रोलिथ्स भी मिले, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, श्रीलंका भी हमें ये एविडेंस बता रहा है, जहां पर इंसाइज्ड ऑस्ट्रिच एग सेल्स हमें मिले। इंसाइज्ड मतलब उसके ऊपर मार्क लगा देना किसी तरीके का, ठीक है ना। ये आपको ये ऑस्ट्रिच एग शेल है, शेल मतलब क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ द एग, ठीक है ना। तो वो उसको यूज किया उन्होंने, कैसे यूज किया उसको हम पढ़ेंगे, उसका यूजेस क्या था। तो उस पे इस तरीके से आपको इनसाइज ये मार्क होते हुए दिखाई देंगे, मतलब किसी चीज से खुरचा होगा इन्होंने, बहुत पतली चीज चाहिए है ना, नीडल टाइप चाहिए इसको ऐसा करने के लिए, तो ये उन्होंने किया होगा। ये किया क्यों, रीजन क्या रहा होगा, क्या लगता है आपको, ये ऐसे क्यों किया होगा। डेकोरेशन में उनकी अब इंटरेस्ट आ गया है, वो चीजों को डेकोरेट करना शुरू कर दिया उन्होंने, डिजाइनिंग बनाना शुरू कर दिया अलग अलग। अब इसमें से आप देखेंगे ऑर्नामेंट्स बनते हुए दिखाई देंगे, गहने बनाना शुरू करेंगे ये, इसकी बीड्स बनाएंगे। बीड्स क्या होता है, हाँ, बीड्स बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें बीच में होल हो, जिसको पिरो करके पहना जाता है, उसका एक टाइप मोती भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी शेल को ये बीड्स बनाकर भी पहनना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे एस्थेटिक सेंस जिसे हम कहते हैं ह्यूमंस की, वो डेवलप होनी शुरू हो गई है। क्लियर है, हाँ। ये बेसिकली उसी के बारे में ऑस्ट्रिच, ये उसका थोड़ा कलरफुल होता है, ये आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है,
ठीक है, तो ऑस्ट्रिच एग शेल्स के बारे में पढ़े, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? हाँ, Evidence of ostrich has been found in some prehistoric sites of India. The eggshell of this bird had been used as beads and ropes from Patni have been dated to 25,000 before present. They are found in Bhimbetka and Patni. ठीक है। आपको पता है ऑस्ट्रिच एग्स जो होते हैं वो लार्जेस्ट एग होते हैं, है ना, लार्जेस्ट एग्स, और ये हम कहेंगे कि हमारे पास अपर पैलियोलिथिक में पाए जा रहे थे। तो उस टाइम पे ऑस्ट्रिच एग अवेलेबल थे, ऑस्ट्रिच उस टाइम पे अवेलेबल होते थे, उस टाइम पे थे उस टाइम, ठीक है। तो इससे एक क्लियर एविडेंस तो ये पता लगता है। एनिमल फॉसिल्स मिलने से हमें किस चीज का पता लगता है, ये हमने पढ़ा था, एनवायरनमेंट की, जो जिस एनवायरनमेंट में वो एनिमल रह सकते हैं उस टाइम पे वो एनवायरनमेंट रहा होगा, ज्योग्राफिकल कंडीशंस उस टाइम पे फेवर करती थी उनकी, ठीक है ना। तो हमें एनवायरनमेंट का पता लगता है उनसे। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिच एग सेल्स हमें मिले हैं, इसके कहाँ मिले हैं? इन सम प्री हिस्टोरिक साइट्स, जो भीमबेटका और पटने में, और अप्रोक्सीमेटली आज से देखें तो अराउंड 25,000 बिफोर प्रेजेंट, इतने ईयर्स बिफोर प्रेजेंट से हमें ये मिले हैं यहाँ पर। तो अप्रोक्सीमेटली कौन सा पीरियड है जिस पीरियड को हम पढ़ रहे हैं, कौन सा है? अपर पैलियोलिथिक पीरियड है। इनका यूज अगर हम देखें एज बीड्स, बीड्स किस लिए? ताकि माला बना के पहन सके, ठीक है ना। तो एज बीड्स भी इनको हम यूज कर रहे हैं। एंड शेल एंड स्टोन बीड्स हैव बीन फाउंड इनसाइज्ड ऑस्ट्रिच एग सेल्स तो मिले हैं, उसके अलावा बाकी शेल्स भी मिले हैं, बाकी और भी एग के शेल्स मिले हैं, देन उसके अलावा स्टोन बीड्स भी मिले हैं, यानी पत्थर को भी पिरो करके पहनना इन्होंने शुरू किया है। तो स्टोन बीड्स भी हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। हैव बीन फाउंड एट ज्वालापुरम इन आंध्र प्रदेश, पटने इन महाराष्ट्र एंड बातलडोंबा लेनाइन एंड फाइयान केव इन श्रीलंका। ये दोनों आपके श्रीलंका में हो जाएंगे। तो इतना हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं जहां जहां पर हमारे अपर पैलियोलिथिक साइट्स पाई गई हैं। तो धीरे धीरे ये डिस्ट्रीब्यूशन फैलता जा रहा है, ठीक है। मेसोलिथिक में और ज्यादा दिखाई देगा। ये बता दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑलमोस्ट हर जगह पे था ही। मेसोलिथिक में और ज्यादा आगे तक चला जाएगा। ये इसके बारे में कौन पढ़ेगा? An interesting find is of a possible shrine indicated by a block of sandstone surrounded by a rubble circle, similar to the contemporary shrines found at Bhagor in Uttar Pradesh. It is the earliest known evidence of shrine in India. ठीक है, श्राइन क्या होता है? क्या होता है श्राइन? श्राइन पता है? होली पैलेस, जो थोड़ा सा जिसको पवित्र माने जिस जगह को, उसको हम होली पैलेस को श्राइन बोल देते हैं। वो अलग अलग रिलीजन में पाई जा सकती है, जरूरी नहीं किसी एक में पाना। तो कोई भी होली पैलेस है उसको हम श्राइन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे भी वो श्राइन के एविडेंस मिले हैं। तो उस टाइम पे भी हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि वो थोड़े थोड़े रिलीजियस हो चुके थे। अंदाजा लगा रहे हैं हम, थे कि नहीं वो नहीं पता है, क्योंकि हमें जिस तरह के स्टोन टूल्स वहां से मिले तो हमें लग रहा है कि ये होली स्टोन टूल्स हैं और आज भी इनको मंदिर में रख के पूजा जा रहा है। ये स्टोन टूल्स आपको आज भी मंदिर में रखे हुए पूजे जाते हुए मिलेंगे। अगर आप जाओगे तो एमपी साइड में अगर आप देखोगे, बागोर में इसका मंदिर है बेसिकली, ठीक है ना। यूपी बागोर साइड में अगर आप जाओ तो इसका मंदिर आपको दिखाई देगा, और उस मंदिर में आज भी ये स्टोन टूल रखा हुआ है जहां उसको पूजा की जा रही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उस टाइम पे थोड़ी से रिलीजियस बिलीव्स लोगों में आ गए थे, लोगों ने इनको पूजना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो रिलीजन का एविडेंस हमें दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा सा, एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लिखा हुआ कुछ नहीं है, ये सब अंदाजे पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ऑफ अ पॉसिबल श्राइन, कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये श्राइन हो सकता है, ये होली प्लेस, होली या होली टूल्स या होली स्टोन हो सकता है, ठीक है। इंडिकेटेड बाय अ ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन सराउंडेड बाय रबल सर्कल। रबल मतलब छोटे छोटे पीस जो स्टोन के हम कर देते हैं, दैट इज रबल, ठीक है ना। तो छोटे छोटे टुकड़े जब हम कर देंगे स्टोन के, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन इज रबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जब इस तरह के स्टोन मिले हैं तो इसके आसपास छोटे छोटे टुकड़े हमें स्टोन के दिखाई दिए हैं,
ताकि इनको लगे कि हाँ इनको अलग जगह पे आइडेंटिफाई करके रखा गया, इनको अलग से रखा गया है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एरिया बन गया है और इसमें इनकी प्लेस है, तो प्लेस एक आइडेंटिफाई की गई। सिमिलर टू कंटेम्पररी श्राइन्स, जैसे आज हम रख देते हैं अलग से, एक एरिया आइडेंटिफाई करके वहां पर रखा जाता है। तो इनको भी उसी तरीके से होली मान करके, पवित्र मान करके इनको अलग से एक स्पेस पे स्पेसिफाई करके रख दिया था। फाउंड एट बागोर इन उत्तर प्रदेश, इट इज द अर्लीस्ट नोन एविडेंस ऑफ श्राइन इन इंडिया। बागोर में मिला है और ये अर्लीस्ट नोन एविडेंस है श्राइन का कि ये श्राइन हो सकता है, ठीक है ना, ये पाया जा सकता है कि ये श्राइन हो, ये माना जा सकता है कि उस टाइम पे रिलीजन का डेवलपमेंट हो चुका था। क्लियर है? ये बेसिकली यही जो है इसका क्लियर फोटो अगर हम देखें तो इस टाइप से मिला है, ठीक है। ये इस टाइप से हम कह सकते हैं कि काली माता टाइप इन्होंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। तो ये माना जा रहा है वो काली माता मंदिर है जिसमें इनको रखा हुआ आज भी बागोर में, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं कि काली माता का ही इन्होंने वो कुछ बनाने की कोशिश की थी। इनके थोड़े से आर्टिस्टिक हैंड्स इतने डेवलप नहीं हुए थे कि उसको बहुत ज़्यादा रिफाइन कर पाएं, लेकिन पहले वालों से बहुत ज़्यादा रिफाइंड थे। जैसे एस्थेटिक सेंस यहाँ डेवलप हुआ है, तो यहाँ पर आर्टिस्टिक हैंड्स भी हमें डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। वेज ऑफ लाइफ एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? Evidence of art in the Upper Paleolithic period appears in the form of paintings. Beads and ornaments of this period have also been found. The lithic blade industry advanced in this period. Some of the green colored paintings of the Vedka are dated to Upper Paleolithic period based on style and archaeological evidence. Mainly, evidence of art in Upper Paleolithic period appears in the form of paintings. फॉर्म ऑफ आर्ट भी डेवलप हुई है इस पीरियड में। देयर इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट दैट इज विजिबल, जो हमें पेंटिंग के रूप में दिखाई देगी। भीमबेटका में इसको मत लेना, इस टाइप की पेंटिंग बनाते थे, ठीक है ना। एग्जैक्टली वो जो पेंटिंग जो ये बात कर रहे हैं वो मुझे मिली नहीं, तो मैं एग्जैक्टली दिखाने के लिए कि किस तरीके से पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, तो ये भीमबेटका में पेंटिंग इस टाइप की मिली है। उस टाइम पे जो पेंटिंग थी दैट वर फाउंड इन ग्रीन कलर, उस टाइम पे ग्रीन कलर में पाई गई है, लेकिन इस टाइप की पेंटिंग वो बनाते थे। इससे पता लगता था कि वो लोग कर क्या रहे हैं। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, एनिमल्स पे बैठ के जा रहे हैं। तो ये पेंटिंग से हमें थोड़ा थोड़ा उनकी वे ऑफ लाइफ के बारे में पता लगा, ठीक है ना। वे ऑफ लाइफ से कैसे जान सकते हैं? जो पेंटिंग में दर्शा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वो गुजर रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इससे हमें पता लग रहा है उनकी वे ऑफ लाइफ क्या थी। तो उन्होंने पेंटिंग्स यहाँ पर बनाने शुरू की। सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस हैव डेवलप्ड, इसका सीधा सीधा है कि सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हैव डेवलप्ड, जो कि नहीं था पुराने पीरियड में। जैसा हमने पढ़ा था कि हमने होमो इरेक्टस के टाइम पे पाया कि किसी भी तरह की लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वहां पर वो साइन लैंग्वेज यूज कर रहे थे। अभी हो सकता है पेंटिंग्स के जरिए वो एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, तो सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यहां पर हम कह सकते हैं कि डेवलप हुआ, ठीक है। In the form of paintings, beads and ornaments of this period have also been found. इस टाइम पे बीड्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स बने हुए दिखे हैं इस टाइप से। ये आपके ऑर्नामेंट्स टाइप बना दिए, ये बीड्स हैं आपके, स्टोन में उन्होंने होल करके उसको जो है पहनना शुरू कर दिया, ठीक है ना। ये बीड्स और ऑर्नामेंट्स हमें उस टाइप के दिखाई दिए। द लिथिक ब्लेड इंडस्ट्री एडवांस्ड इन दिस पीरियड, ब्लेड यहाँ पर डेवलप हुए हैं, तो यहाँ पर ब्लेड इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है। एडवांस मतलब डेवलप हो चुकी है, ठीक है ना। तो लिथिक ब्लेड इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो पहले अभी तक क्या था, हैंड एक्स था, उस टाइम पे बोरर्स थे, और क्या थे, चॉपर्स थे, स्क्रैपर्स थे, ये सारे थे। वो ब्लेड इंडस्ट्री हमें डेवलप होती हुई इस पीरियड में दिखाई देगी। क्लियर है? सम ऑफ द ग्रीन कलर पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका आर डेटेड टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड। और भीमबेटका में जाएं तो वहां पर कुछ पेंटिंग्स ग्रीन कलर में मिली है, जो हम कह सकते हैं कि वो इस पीरियड की हो सकती है, बेस्ड ऑन स्टाइल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जो उसका स्टाइल था पेंटिंग का और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर दिखाई दे रहे हैं हमें उन पेंटिंग से। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो पेंटिंग हमारी इस पीरियड की होगी, वो पेंटिंग हमारी इस पीरियड की। किस बेसिस पे माना? उस तरह के हमें कुछ टूल्स मिले होंगे जिस तरह की पेंटिंग बनाई है,
ठीक है ना, जिस स्टाइल से बनाई गई है वो बहुत ओल्ड दिखाई दे रही है, उससे पहले ऐसी कोई पेंटिंग नहीं बनी है, तो हम सोच रहे हैं कि उस टाइम पे पेंटिंग डेवलप होनी शुरू हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारा वे ऑफ लाइफ एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पीरियड हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरीके से लोगों ने टूल्स में डेवलप किया, किस तरीके से लोग डेवलप हुए, किस तरीके से कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हुई हैं, किस तरीके से एस्थेटिक सेंस आया है, किस तरीके से ऑर्नामेंट्स बनाने शुरू किए हैं, बीड्स बनाने शुरू किए हैं, ऑस्ट्रिच को उन्होंने सजाना शुरू किया है, ऑस्ट्रिच एग्सेल्स को हो सकता है कि घर में सजाने के काम पे रखा हो कहीं पे, आज हम फोटो लगा लेते हैं, उन्होंने वो उसको रख दिया होगा, है ना। आज हम सीनरी लगाते हैं, उस टाइम पे वो सीनरी अवेलेबल नहीं थी, तो क्या क्या करें, वो कुछ तो करेंगे, तो एस्थेटिक सेंस डेवलप हुआ है, माना जा सकता है ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर पैलियोलिथिक कल्चर। अब हम मेसोलिथिक पे, तो पैलियोलिथिक हमारा कंप्लीट हो चुका। तो पैलियोलिथिक में जब आप डिफरेंसेस नोटिफाई करने की कोशिश करो, होमवर्क इस तरह की टेबल आपको बनानी है डिफरेंसेस बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह की बनेगी, वो शुरू से आपको लिखना शुरू करना है कि यहाँ पर सबसे पहले लोअर में क्या था, फिर मिडल में क्या चेंज आए हैं, अपर में क्या चेंज आए हैं, फिर उसके बाद मेसोलिथिक में क्या चेंज आए हैं और नियोलिथिक में क्या चेंज आए हैं। तो इस तरह की टेबल आपको डेवलप करनी है, जहां जहां जो जो होता जाए उसको कंप्लीट करते चले जाओ। ठीक है, तो दो चीजें होगी, फर्स्ट इज टाइमलाइन, सेकंड इज डिफरेंसेस। यहाँ पर आपको डिफरेंसेस नोट डाउन करने हैं। डिफरेंसेस इन कल्चर, ठीक है, क्या क्या चेंज आए हैं, टूल्स में क्या चेंज आए हैं, ह्यूमन बीइंग में क्या चेंज आए हैं, उनके जो कॉग्निटिव स्किल्स में क्या चेंज आए हैं, उनके वे ऑफ लाइफ में क्या चेंज आए हैं, क्या अभी भी हंटर गैदरर्स थे, क्या उन्होंने रहना शुरू कर दिया, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया कि नहीं किया। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको एक टेबल पे लिखनी है। क्लियर है, अभी तक जो जो पढ़ा है वो सब इस पे आना चाहिए। करोगे, नेक्स्ट डे देखना है, हाँ पॉइंट्स की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है कि क्या क्या हो रहा है, क्या चीज डिफरेंसेस बताने हैं। जैसे यहाँ तो क्लियरली उन्होंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है। इस बुक ने आपको ये वाला पीरियड का तो डिफरेंस दे दिया है कि क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, इस पीरियड के दिए नहीं है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं खुद से पढ़ करके। जैसे अभी मैंने बताया कि क्या क्या चेंज हो सकता है, ठीक है ना, वो आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिखना है। क्लियर, लिख पाओगे? चलो, हाँ मेसोलिथिक कल्चर पे, हाँ किसका नंबर है आपका? Mesolithic sites are found in most parts of India. They occur in all ecozones, from the coast to the hills, sand dunes, rock shelters, deltaic region, lake areas, forested territories, hilly and mountain areas, rocky terrains and coastal environments. बैठ जाओ। मेसोलिथिक कल्चर अब शुरू होगा, पैलियोलिथिक खत्म हो चुका है। मेसोलिथिक इज अ ट्रांजिशन बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, उनके बीच में ट्रांजिशन पीरियड है। मेन जो चेंजेस हमें दिखाई देंगे वो नियोलिथिक में दिखाई देंगे, उनके बीच में वो चेंजेस होने शुरू हुए हैं, वो हमें यहाँ पर नजर आएंगे। वो क्या क्या चेंजेस हुए हम यहाँ पर पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। फर्स्ट इज मेसोलिथिक कल्चर में जब हम पढ़ेंगे, दीज साइट्स आर फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जैसा मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज आया है। क्लाइमेट चेंज आया है, जो हमारी आइस एज थी जिसको हम प्लिस्टोसीन बोलते हैं,
वो खत्म हुई है, पढ़ेंगे हम इसको, हमारे उसमें लिखा हुआ बुक में आगे, ठीक है ना। वो खत्म हो चुकी है, आइस एज खत्म हुई है। अब उसके बाद क्लाइमेट जो है थोड़ा ह्यूमन के रहने लायक हो चुका है हर जगह पे, इसीलिए ह्यूमंस अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होंगे, अलग अलग जगह पे जाना शुरू होंगे, और इसकी साइट्स हमें ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर दीज साइट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया। दे अकर इन ऑल इकोजोन्स, हर इकोजोन में मिलेंगे। जैसे हमने लोअर पैलियोलिथिक में पढ़ा था, कोस्टल रीजन में नहीं थे, हिली रीजन्स में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हर एक इकोजोन में मिलने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो कोस्टल एरिया हो, चाहे वो हिली रीजन हो, चाहे वो सैंड ड्यून्स हो। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? मिट्टी के पहाड़, हिल्स ऑफ सैंड, टीले जिसे हम कह देते हैं, है ना। तो जो मिट्टी के जो पहाड़ी टाइप बन जाती है वो एक साथ इकट्ठा होकर के वो सैंड ड्यून्स हैं। तो यहाँ पर भी मिलेंगे हमें, रॉक शेल्टर्स में मिलेंगे, डेल्टा रीजन में भी मिलेंगे। डेल्टा रीजन्स कहाँ हैं? वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। डेल्टा जनरली हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, वहां पर डेल्टा बनते हुए दिखाई देते हैं। डेल्टा कब बनता है? नहीं, रिवर तो हमारे वेस्ट साइड में भी खत्म हो रही हैं, समुद्र में जाके मिलते हैं, लेकिन वहां डेल्टा नहीं बनता। डेल्टा कब बनता है? नहीं, तब भी नहीं बनेगा। डेल्टा तब बनेगा जब रिवर की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाए, रिवर की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाए और अपने डिपॉजिट्स को वहां पर जमा करना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, एक तो ये है कि रिवर आई और सीधी जाकर के समुद्र में मिल गई, सीधी गई और समुद्र में मिल गई, कोई अलग से फीचर हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। यहाँ बनेंगी एस्चुअरीज। यहाँ क्या बनती हैं? एस्चुअरीज। लेकिन अगर रिवर आएगी, ये इतनी स्लो हो चुकी है कि पानी बहुत धीरे धीरे बह रहा है, और जब धीरे धीरे बहेगा तो वो पानी के फ्लो के साथ ना बह करके अपने अलग रास्ते भी बनाना शुरू करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अलग अलग रास्ते बन जाएंगे। ये जो बने हैं इसमें से भी अलग अलग डिफरेंशिएट, इसमें बीच में बहुत सारे लैंड एरियाज आने शुरू हो जाएंगे। उस लैंड एरियाज के बीच में से नदी बहती हुई फैलती है, मतलब लास्ट में आकर के बहुत ज्यादा फैल जाती है। ये डेल्टा रीजन है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा बन जाती हैं। यहाँ पर जो डिपॉजिट्स लाए हैं वो इतने डिपॉजिट हो जाते हैं कि उसके बाद उसको बीच में से रास्ता निकालना पड़ता है। ये डेल्टा रीजन है। तो ऐसे डेल्टा रीजन में भी इनके एविडेंसेस मिलेंगे हमें मेसोलिथिक पीरियड में कि यहां पर भी लोग पहुंचेंगे इस टाइम पे। लेक एरियाज में भी मिलेंगे, फॉरेस्टेड टेरिटरीज में मिलेंगे, जहां पे फॉरेस्ट है, बहुत घने जंगल है, वहां पर भी ये दिखाई देंगे। हिली और माउंटेन एरियाज में मिलेंगे, रॉकी टेरेन्स में भी मिलेंगे, जहां बहुत ज्यादा पथरीली जगह है वहां पर भी मिलेंगे। देन उसके बाद कोस्टल एनवायरनमेंट में मिलेंगे। चाहे किसी भी एनवायरनमेंट में चले जाओ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत रहने लायक इंसानों के हुआ है, तो वो हर जगह पे पाए जाएंगे। तो मेसोलिथिक में फर्स्ट चेंज आएगा कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट हर एक इकोजोन में पाए जाने लगेंगे जो अभी तक रेस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है। रीजन क्या रहेगा? चेंज इन क्लाइमेट। रीजन क्या रहेगा? चेंज इन क्लाइमेट, जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट आपको इंडिया के हर पार्ट में दिखाई देंगे। कुछ ही साइट हैं, बहुत सारी साइट हैं, आपके इस एरिया में बहुत साइट हैं, ठीक है ना। आपके यहाँ पर भी साइट्स हैं इसकी मेसोलिथिक की, ये कुछ साइट्स हैं जो इसमें दिखाई गई, ठीक है। ठीक है, आगे मेसोलिथिक सर, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनका, ठीक है। आज यहीं तक छोड़ते हैं। आपको मेनली तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं वो आपको करके लाना है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे, उसी टेबल को आगे एक्सटेंड करके इसमें करना। वो टेबल इस तरीके से तैयार कर लेनी है कि उसमें नियोलिथिक तक का आ जाए आपका।